Hey, hello everyone. In this lecture, we are going to cover the organizational structure. इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चंस 2022 से 2024 तक का कवर कर लिया है और इसमें हम लोग 2025 कवर करेंगे. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले मैं आप लोग को क्वेश्चंस दिखाऊंगी. देन वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैंशनड है. लिस्ट 1 में है मैक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रैटेजीज और उनका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. सो आपको लिंक करना है. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, ये लिंक होता है मेरिट पे प्लान से. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट. अब जो स्ट्रक्चर और डिज़ाइन क्रिएट किया गया है उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट ओवर देयर. स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही वैसा चलेगा. ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग कंडीशंस. कहाँ होगा? क्राउडेड वर्क एरिया में वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए. और ये वाला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज. अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज कंपनी का कुछ कुछ होता है, जैसे रूल्स, गाइडलाइंस, जो कि लॉन्ग टर्म प्लान्स होता है, मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन वेल फंक्शन कर सके. तो ये पॉलिसीज क्या क्या इंक्लूड करता है? दिस इंक्लूड द सैलरीज, प्रमोशन हो गया, रिवॉर्ड हो गया, ट्रेनिंग कैसे देना है, ये सब चीज़ इंक्लूड करता है. एंड मेरिट पे प्लान का मतलब है परफॉर्मेंस के हिसाब से किसी भी एम्प्लॉय को पेमेंट देना या फिर बोनसेस देना. अब जब कंपनी डिसाइड करता है कि सर्टन पॉलिसीज़, वो डिसाइड करता है कि एम्प्लॉयज़ को किस हिसाब से पेमेंट देना चाहिए, राइट. सो दे विल बी रिवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर वो जो काम किए हैं उस बेसिस में उनको पेमेंट देना है. एक्चुअली वो किस बेसिस पे पेमेंट देना है. सो ये सब किस में आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज के ही अंडर आएगा. इसीलिए इस तरीका से इन दोनों का लिंकअप हुआ है. आई होप दिस इज क्लियर. और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ क्या दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ अ मैनेजर इन द इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कंट्रोल. सो ट्राई सॉल्विंग दिस आउट. इंक्रीजिंग डिग्री मतलब सबसे लीस्ट कंट्रोल सबसे पहले होगा और एंड में सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड में होगा. ठीक है. सो द राइट आंसर वही है इज ऑप्शन नंबर सी. हमारा सी राइट ऑप्शन है. देखिए, सबसे पहले डी है मैनेजर लेट सबऑर्डिनेट्स फंक्शन विद इन द लिमिट्स डिफाइंड बाय हिम. वो जो भी लिमिट सेट करेंगे उस दायरे में रह करके सबऑर्डिनेट्स लोगों को फंक्शन करना है. फिर है ए, मैनेजर डिफाइंस लिमिट्स एंड आस्क्स फॉर ग्रुप डिसीजंस. मैनेजर्स बोलते हैं कि मैनेजर सेट बाउंड्रीज एंड आस्क्स अ ग्रुप टू डिसाइड. मैनेजर डिफाइड कि क्या अलाउ करना है, बट एक्चुअली टीम बताएंगे कि फाइनल डिसीजन टीम का होगा, राइट. वो है मैनेजर्स डिफाइन लिमिट एंड आस्क फॉर ग्रुप डिसीजन. एक्चुअली ग्रुप जो कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे वही मैनेजर्स लोग मानेंगे. देन आता है हमारा ई, मैनेजर प्रेजेंट द प्रॉब्लम, इनवाइट दी सजेशंस एंड मेक दी डिसीजंस. तो वो प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे, ग्रुप को प्रेजेंट करेंगे, वो लोग इनवाइट करेंगे सजेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और डिसीजंस लेंगे. मैनेजर्स लोग डिसीजंस ले रहे हैं. देन वी हैव मैनेजर ऑफर टेंटेटिव डिसीजंस टू चेंज. अगर कुछ चेंजेस चाहिए है ना, मैनेजर्स डिसाइड फर्स्ट बट अलाउज टीम टू सजेस्ट दी चेंजेस. यहाँ मैनेजर्स के हैंड में ही सब चीज़ रहता है. हालांकि वो फीडबैक वगैरह सब लेंगे पर डिसीजन यहाँ मैनेजर ले रहे, तो मैनेजर का कंट्रोल है यहाँ. यहाँ पर ही क्या है, मैनेजर गिव डिसीजन बट इज ओपन टू चेंजिंग इट, सजेशंस लेंगे. फिर मैनेजर सेल्स द डिसीजंस टू एम्प्लॉयज़. और मैनेजर बोलते हैं यहाँ कि एम्प्लॉयज़ लोग अपने एंड में डिसीजन नहीं ले सकते, हम जो बोलेंगे, हम जैसे इन्फ्लुएंस करेंगे एम्प्लॉयज़ को उसी हिसाब से डिसीजंस एम्प्लॉयज़ लोगों को लेना चाहिए. सो ये एक्चुअली ऑप्शन बी यहाँ होना चाहिए एंड ई यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही क्या हो रहा है, बट द फाइनल डिसीजंस रिमेन्स इन द मैनेजर्स हैंड. तो यहाँ कंट्रोल का बात आ रहा है और इसमें क्या है, सजेस्ट चेंजेस द डिसीजंस इज फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक. तो यहाँ कंट्रोल थोड़ा कम है. सो यहाँ ई होगा एंड बी विल बी, बट हमारे एनडीए के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी दिया गया है. सो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल बी मोस्ट सूटेबल फॉर द कंपनीज दैट प्रोड्यूस मेनी प्रोडक्ट्स फॉर मेनी मार्केट्स. बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे मार्केट्स के लिए,
तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल है? सो इसका राइट आंसर है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ डुअल मैनेजर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है। जो भी सबऑर्डिनेट्स है, जो भी काम कर रहे हैं, उनको डुअल मैनेजर्स को रिपोर्ट करना। हम लोगों ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा था कि अलग अलग फंक्शंस डिवाइडेड रहते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस का अलग हेड, मार्केटिंग, R&D, सेल्स वगैरह सबका अलग अलग होता है, और उनके हिसाब से सबऑर्डिनेट्स लोग, एम्प्लॉयज़ लोग उनके अंडर काम करते हैं। बट यहाँ क्या है, एक प्रोजेक्ट अलग आ गया। प्रोजेक्ट मैनेजर ए, सपोज एक प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, कुछ अकम्प्लिश करना है, उसमें मार्केटिंग वाले लोगों का भी साथ चाहिए, फाइनेंस का भी साथ चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी ज़रूरत पड़ेगा। सपोज एक फ़ोन बन रहा है इंडिया में, तो वो उसके लिए क्या है कि R&D भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, फाइनेंस, प्रोडक्शन वगैरह सब चीज़ चाहिए। तो यहाँ डुअल परफॉर्मेंस हो जा रहा है। जो भी एम्प्लॉयज़ लोग काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स लोग काम कर रहे हैं, उनको एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी रिपोर्ट करना है जो सेंट्रल है, और जो प्रोजेक्ट ए मैनेजर है उनको भी रिपोर्ट करना है। तो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा। सो अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट फॉर कंपनीज दैट हैव मेनी प्रोडक्ट्स एंड सेल देम इन मेनी मार्केट एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम। सपोज कीजिए कि सैमसंग कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो इंडिया में भी बना रहा है, वो यूरोप में भी बना रहा है, एंड अदर प्लेसेस में भी बना रहा है। तो वहाँ काम कैसे चलेगा? वहाँ पर ही कोई हेड होंगे, उसको भी रिपोर्ट करेंगे ना मैनेजर्स लोग, जो भी सबऑर्डिनेट्स लोग हैं वो उनको भी रिपोर्ट करेंगे। और जो एक्चुअली प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज यहाँ पर ही फ़ोन बन रहा है, राइट। सो एक यूरोप सेक्शन में बन रहा है, एक इंडिया का सेक्शन में बन रहा है, तो वहाँ अलग अलग मैनेजर्स लोग चाहिए परफॉर्मेंस करने के लिए, काम करने के लिए। तो उस समय ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर हेल्पफुल होता है। ये चीज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ ये सब काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ एक ही टाइप का प्रोडक्ट है और मार्केटिंग का अलग हेड है, फाइनेंस का अलग हेड है, और उसमें ये भी है कि प्रोजेक्ट ए करके कुछ ऐसा पार्ट नहीं आता है कि प्रोजेक्ट ए में ऐसा है एंड एक प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करके सेल आउट कर दे रहे इंडिया में, फिर दूसरा प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करके सेल आउट कर दे रहे यूरोप में। वो चीज़ वहाँ पॉसिबल नहीं है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। फिर क्या है, प्रोडक्ट या फिर ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सिर्फ ब्रांड, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट विल बी क्रिएटेड, राइट। और जोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब रीजन के हिसाब से डिवाइड रहेगा, जैसे नॉर्थ का, साउथ का, वेस्ट का, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बनेंगे और उन प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो मैट्रिक्स ही ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा यहाँ सूटेबल हो रहा है। और ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, वहाँ मेनी प्रोडक्ट्स का बात ही नहीं हो रहा है एक्चुअली। ब्रांड जैसे गुची प्रोडक्ट्स हो गया, है ना, तो सिर्फ यही ब्रांड का सिर्फ प्रोडक्ट्स बनेगा एंड सेल आउट होगा मार्केट में। वहाँ मैनी प्रोडक्ट्स का बात और मैनी मार्केट का बात फिर नहीं होगा। मैनी प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ही हो सकता है पॉसिबल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो मैट्रिक्स में क्या है, इट अलाउज दी कंपनीज टू मैनेज प्रोडक्ट्स एंड मार्केट टुगेदर। अलग अलग मार्केट, यूरोप हो गया, देन इंडिया का मार्केट अलग हो गया, है ना, अलग अलग प्लेसेस का मार्केट, और मैनेज मेनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। टीम्स कैन वर्क अक्रॉस बोथ प्रोडक्ट लाइन एंड डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स में भी काम कर सकते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में भी काम किया जा सकता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल फॉर हैंडलिंग मेनी प्रोडक्ट इन मेनी प्लेसेस। कौन कौन सा गलत है? जोग्राफिकल, क्योंकि ये सिर्फ रीजन पे फोकस करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रहे, उनके हिसाब से, ये रीजन के हिसाब से कस्टमाइज होकर प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट और ब्रांड गुड व्हेन ओनली देयर आर फ्यू प्रोडक्ट लाइन। कुछ ही प्रोडक्ट लाइन है, बहुत सारा प्रोडक्ट लाइन नहीं होना चाहिए, तब ये एक आध ब्रांड का ही प्रोडक्ट्स सेल आउट हो सकता है। और फंक्शनल में ये बहुत रिजिड होता है, बिकॉज बेस्ड ऑन ओनली वर्क फंक्शंस, जैसे सेल्स हो गया, एडवर्टाइजिंग, R&D, जैसे हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये वाला फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इसके प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया गया है, अगर अच्छे से समझना है तो वो वाला लेक्चर आप लोग कवर कर लीजिएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन? सो ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ACE। सबसे पहले है मार्केट ड्रिवन। अब कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कस्टमर्स लोग जैसे डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स, उन्हें वैसे ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे मार्केट। सो इट इज़ मार्केट ड्रिवन। मार्केट
कस्टमर के हिसाब से ही प्राइजेस सेट होगा एंड प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड। देन वी हैव वैल्यू ड्रिवन, ऐसा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना कस्टमर्स को जो कि कस्टमर्स के लिए वैल्यू हो, वर्थ हो, मनी कम से कम, कॉस्ट कम से कम लगना चाहिए। देन वी हैव मेकिंग कॉम्पिटिशन इरेलीवेंट, इरेलीवेंट मतलब कस्टमर्स को इतना अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करना कि कॉम्पिटिशन भूल ही जाना, मार्केटियर्स लोग, मैनेजर्स लोग कंपटीशन को साइड में रखते हुए कस्टमर्स को ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि वर्थ हो। यहाँ प्राइस ड्रिवन और प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है। प्राइस ड्रिवन मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेशन यहाँ ध्यान में नहीं रखना है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना है। एंड प्रोसेस ओरिएंटेड भी उस जगह में आएगा जहाँ प्राइस ड्रिवन हो, जहाँ प्रोसेस को ज़्यादा अहमियत दिया जाएगा, जैसे सिर्फ सेल करना प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के पास एंड प्रॉफिट्स गेन करना, तो ये सब यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज हायरार्की इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हमें मूव करना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, ए, डी एंड ई। देखिए कैसे, सबसे पहले बी वर्क प्लेस कंडीशन सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा कि जहाँ एम्प्लॉयज़ लोग काम करें वहाँ कंडीशन कैसा है, वहाँ ठीक से एम्प्लॉयज़ लोग काम कर सकते हैं कि नहीं, राइट। देन वी हैव वर्क सेफ्टी, एम्प्लॉयज शुड फील सेफ वेयर दे आर वर्किंग, सिक्योर फील करना चाहिए, कोई हैज़ार्डियस सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट वहाँ नहीं होना चाहिए। देन वी हैव कोहेसिव एंड सपोर्टिव कोवर्कर लोग अच्छे से काम करना चाहिए, एक साथ मिलजुल करके काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर शुड बी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स विच आर वर्किंग ओवर देयर। अकाउंटेबिलिटी उन लोगों के पास होना चाहिए जिनको रिपोर्ट करना है, अथॉरिटी उन लोगों के पास होना चाहिए। So there should be clear distinction between all this. And finally we have job challenge. जहाँ एम्प्लॉयज़ लोग काम कर रहे हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ लोगों को ग्रोथ मिलना चाहिए एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी वो उस जगह में टिक पाएंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो लोएस्ट से हमारा धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। ठीक है, सो ये हमारा पूरा पैटर्न है। सबसे पहले बेसिक कंफर्ट हुआ, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ हार्म या फिर हैज़ार्डियस सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट वगैरह नहीं होना चाहिए जहाँ एम्प्लॉयज़ लोग काम कर रहे हैं। देन वी हैव पॉजिटिव रिलेशन, अच्छा से एम्प्लॉयज़ लोग के बीच में रिलेशन होना चाहिए ताकि वो लोग अच्छा से सपोर्ट करके काम कर सके, परफॉर्म कर सके टीम वर्क में। अंडरस्टैंडिंग योर जॉब को अच्छे से समझना। देयर शुड बी क्लियर distinction of the role and task which the employees have to perform. and finally job challenge, जहाँ की ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ लोगों का जहाँ वो लोग काम कर रहे हैं। सो बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल की तरफ ये मूव करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, सो यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो वंस अगेन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।